हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक के तत्वों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। अगर ये अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से किस क्षार धातु का द्रव्यमान न्यूनतम होता है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये आपको क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है। ये बॉक्स मैंने अलग से पेस्ट किया है आपको समझाने के लिए। ओके, ये क्वेश्चंस है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए बी सी है कि इनमें से कौन सा जो क्षार धातु है, क्षार धातु का मतलब हो गया कि वर्ग 1 में जो होते हैं, है ना। तो वर्ग 1 के ही सारे ये धातु हैं। इनमें से किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे टेबल लगाया है। इस टेबल में आप देखेंगे गलनांक, है ना, और क्वथनांक सब दिया हुआ है यहाँ पे, और ये केल्विन में दिया है ना। तो यहाँ पे इसका देखिए, लिथियम का 454, इसका 371, 336, 312, 302, और फ्रेंचियम का इसमें नहीं दिया है, लेकिन सीजियम से अधिक होता है। सीजियम जो होता है कम होता है, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। केल्विन में ये अपने पास 302 केल्विन दिखा रहा है। तो इन चारों में सबसे जो कम है ना, वो है सीजियम, CS का। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस क्वथनांक पे भी आ सकता है ना। ये क्वथनांक पे आ सकता है कि किसका क्वथनांक सबसे कम या सबसे अधिक है। तो उस पर भी बेसिस अगर क्वथनांक की भी बात करें तो सबसे कम इसका ही है, 944 सीजियम का ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घनत्व पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे कम घनत्व किसका है। तो आप देखेंगे सबसे कम घनत्व यहाँ पे किसका दिख रहा है, लिथियम का दिख रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टेबल को थोड़ा एक बार लर्न कर ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के वंश से पोटेशियम संबंधित है। वंश का मतलब आप समझते हैं ना, खानदान जिसको कहते हैं। तो आप देखेंगे कि वर्ग 1 जो होता है अपने पास, है ना, वर्ग 1 उसको कहते हैं हम क्षार धातु है। क्या कहते हैं उसको, क्षार धातु है, क्षार धातु। और क्षार धातुओं में ही आता है पोटेशियम, है ना, के जो है पोटेशियम। तो पोटेशियम देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षार धातु। क्षार धातु वंश से पोटेशियम संबंधित है। यहाँ पे फिर मैंने ये फिगर अलग से लगाया है क्वेश्चन को समझाने के लिए। पहले क्वेश्चन समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण ब्राइन विलियन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद प्रोडक्ट बनता है उसको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ये आपको पढ़ने को मिला होगा कि ब्राइन विलियन के विद्युत अपघटन के द्वारा कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है वो देख लीजिए। हाइड्रोजन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और क्लोरीन मिलता है। क्या क्या, एक बार और मैं बता, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है तो ये चीज़ें देख लें। ब्राइन सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, जो इसके अंदर सॉल्यूशंस होगा इसमें, है ना, ब्राइन सॉल्यूशंस होता है। और यहाँ पे इसका रिएक्शंस दिया गया है, एनोड और कैथोड दोनों पे बताया गया है। एनोड मतलब होता है पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव। ओके, तो इसको डिटेल में आपको जो है मैं जब वीडियो इसका बनाऊंगा थ्योरी का तो उसमें समझा दूंगा। वैसे आप जहाँ भी पढ़े होंगे कि ब्राइन विलियन के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें उत्पाद के रूप में हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन भी मिलता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। अब यहाँ पे ये जो फिगर दिखाया जा रहा है ये फिगर मैंने अलग से लगाया है, इसको आप अभी मत देखिए, अभी बस क्वेश्चंस को देखिए। तो ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कौन कौन से, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो सकते हैं, कार्बन के समस्थानिक मतलब आइसोटॉप, है ना, आइसोटॉप्स।
तो आइसोटॉप्स आपको पहले से याद होना चाहिए सबका, तब ना। तो देखिए हमें पता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन का दिया हुआ है आइसोटॉप्स, क्या क्या होता है समस्थानिक हाइड्रोजन के। जब इसमें नाम क्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 हो, तो वैसे तो सबका ये आइसोटॉप्स उसी को कहते हैं जब परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार जो है उसका डिफरेंट डिफरेंट हो। तो देख रहे हैं कि परमाणु यहाँ पे क्रमांक क्या है, तीनों का समान है, लेकिन परमाणु भार जो है तीनों का डिफरेंट डिफरेंट है। ये होता किस वजह से है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से इसका जो भार है वो बढ़ जाता है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे जब अपने पास अणु भार जो है 1 होता है तो उस और परमाणु संख्या भी 1 होता है और प्रोटॉन उसमें जो है 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन 0 होता है, तो पहला उसको कहते हैं प्रोटियम, और उसी का समस्थानिक होते हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ये जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, ट्रिटियम, ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चंस गलत है, 5 नंबर क्वेश्चंस गलत है। 6 नंबर क्वेश्चंस, डैश धातु को हमेशा मिट्टी तेल में रखा जाता है। ये आपको पिक्चर ही डिसाइड कर दिया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन सा ऐसा धातु जो है जिसको अगर हम वैसे खुले में या पानी में रखें तो आग पकड़ लेता है, अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हमें केरोसिन तेल या मिट्टी तेल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस, साल्वे विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए साल्वे विधि से क्या हम बनाते हैं वो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, साल्वे विधि से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, और ये विधि होती है, इसी विधि को कहते हैं हम साल्वे विधि। इसके बारे में बढ़िया से डिटेल में आपको पढ़ना है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, बस आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये फिगर जो है यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 बार है हो गया। यौगिकों के युग में जो विलियन में एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, मतलब जोड़ा ऐसा 2 विलियन जो एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो बताना है कि कौन कौन है। तो उसका एकदम बिल्कुल डिटेल यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। लिखा है सोडियम, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला होता है ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला। इन दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, कह रहा है कि जलीय घोल में एक साथ मौजूद नहीं रह सकते हैं। कारण क्या है कि जैसे इनको एक साथ रखेंगे ये एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने लगते हैं। अब क्यों करते हैं प्रतिक्रिया, इसका भी कारण बताया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल की तरह कार्य करने लगता है, अम्ल जैसा बिहेव करने लगता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की तरह करता है ये काम। और हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी हार्ड बेसिक नेचर का होता है। तो अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये कर रहा है इसके साथ एसिड के जैसा भी है, और ये कर रहा है क्षार। तो एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो कह रहा है कि प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया के उत्पाद सोडियम कार्बोनेट और पानी, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और पानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको रख दिए तो ये आपस में ही रिएक्शंस कर जाएंगे, इसलिए इन दोनों जोड़ों को नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे कम गलनांक वाली क्षार धातु है, मतलब जो सबसे कम गलने वाली है ना। तो यहाँ पे ये हमने जो पेस्ट किया हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे नहीं पेस्ट करना चाहिए था इसको। चलिए, यहाँ पे सबसे कम गलनांक वाली क्षार धातु कौन सी है, तो जिसका सबसे कम गलनांक हो, सीजियम। ये तो ऑप्शन रिपीट कर गया, ऊपर हमने कहीं पे इसको किया था। सीजियम का गलनांक जो होता है क्या होता है, मतलब द्रव्यनांक
कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, लगभग 302 केल्विन था ऊपर शायद, और 27 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे भी नहीं, नीचे ये ज़रूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, साल्वे या अमोनिया सोडा, अभी जो पढ़े थे, सोल्वे या साल्वे, अमोनिया प्रक्रम भी कहते हैं, अमोनिया सोडा बनाने का भी मेथड कहते हैं। प्रक्रम से सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे पदार्थ, जो कच्चा पदार्थ होता है वो नमक उसमें यूज किया जाता है, तो वही कच्चे पदार्थ का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में 56 परमाणु संख्या का तत्व होता है? तो देखिए अपने पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब 56 नंबर पे कौन सा होता है, तो वो देखिए 56 नंबर पे होता है ये बेरियम, है ना, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा ये। और ये जो मैंने लिया हुआ है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, ये क्या है, ग्रुप नंबर 2 है। अब ग्रुप नंबर 2 किस ब्लॉक में आता है, इस ब्लॉक में आता है। और हमें कैसे पता चला, तो आपको एक ट्रिक बताया था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या फिर कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप नंबर 2 को याद करने का, और ग्रुप नंबर 2 क्या होता है, इस ब्लॉक का तत्व होता है। ठीक है, चलिए ये रिपीट हो गया, वहाँ पे नहीं चाहिए था और वहाँ पे भी पेस्ट हो गया, यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस या फिर मुक्ता भस्म कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है, पहले हम ऑप्शन ये ना देख करके पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक लाइन, ये लाइन पढ़िए, ये जो बॉक्स मैंने अलग से चिपकाया हुआ है इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रासायनिक यौगिक के कुछ सामान्य नाम, उनके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखे गए हैं। जैसे सामान्य नाम जो जनरल नाम, जैसे कि कैसे हम पानी कहते हैं, और लेकिन रासायनिक नाम उसका क्या होता है, H2O होता है, फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना। वैसे ही यहाँ पे सामान्य नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक उसका सूत्र दिया गया है। तो पर्ल एस जो होता है उसको कहते हैं हम पोटेशियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है K2CO3। वैसे ही काला शीशा जो होता है वो ग्रेफाइट को कहा जाता है, और वो भी कार्बन का होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि पर्ल एस या फिर कह सकते हैं मुक्ता भस्म कहा जाता है, तो क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट। और पोटेशियम कार्बोनेट क्या है, K2CO3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अग्निशामक में H2SO4 तथा डैश प्रयुक्त होता है। तो देखिए अपने पास यहाँ पे बॉक्स में मैंने यहाँ पे कुछ अलग से लगाया हुआ है इसको समझाने के लिए। देखिए कहा गया है क्या कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को मतलब रोक देता है, और मतलब ऑक्सीजन को एंट्री नहीं देता है, और वो जब ऑक्सीजन आएगा ही नहीं तो आग बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने के कारण आग तथा वायु के मध्य में एक परत बना लेती है, परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग वायु के संपर्क से टूट जाता है और आग बुझ जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है अग्निशामक में। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्फुल्ल यौगिक है। तो यहाँ पे भी मैंने इसके लिए नोट डाला हुआ है। नोट में क्या है देखेंगे, उत्फुल्ल उस क्रिया को कहते हैं जिसमें किसी यौगिक का या फिर किसी यौगिक क्रिस्टल जल के वायु में मुक्त होने की प्रक्रिया होती है। नहीं समझ में आया,
दोबारा समझते हैं। देखिए, उत्फुल्लन उस क्रिया को कहते हैं, उस प्रतिक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी यौगिक का जो क्रिस्टल है जल के वायु में मुक्त होने की प्रतिक्रिया होती है। और अभी भी समझ में नहीं आया तो दूसरा लाइन पढ़ते हैं। यह क्रिया गर्म करने या अपने आप हो जाती है, या तो गर्म करने पे होती है या फिर अपने आप हो जाती है। और धावन सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा। धावन सोडा में क्रिस्टलीय जल मिला होता है, इसलिए ये मिस्टेक हो गया, इसलिए उसका सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ 10 टाइम्स H2O। तो ये इसका सूत्र होता है। तो उत्फुल्लन यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और 10 टाइम्स H2O, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15, निम्न में से किस धातु का आयन जलीय विलयन में सबसे कम आयनित चालकता वाला होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिथियम। ठीक है, कारण समझिए क्योंकि इसका आकार जो होता है परमाणु का वो छोटा होता है, इस वजह से। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चंस। बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा, यही कहते हैं ना हम, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एप्सम लवण किसे कहते हैं। देखिए, एप्सम सेंधा नमक को भी कहते हैं, सेंधा नमक भी कहा जाता है, हम लोग भोजपुरी में सेंधा नमक भी कहते हैं, और उसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है लवण। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट में लगाया हुआ है, नोट क्या है देखेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण के नाम से जाना जाता है, या फिर आपको कह सकते हैं सेंधा नमक। यह एक अकार्बनिक लवण है और इसका सूत्र जो होता है MgSO4 और X टाइम्स H2O। एप्सम लवण का सूत्र यहाँ पे अगेन दिया हुआ है MgSO4 7 टाइम्स H2O, जिसको हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट मिनरल एप्सोमाइट कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है ना। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट मिनरल एप्सोमाइट। क्वेश्चन नंबर 18, जब सल्फर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो निर्मित होने वाले, मतलब उत्पन्न होने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग Na2S, मतलब सोडियम सल्फाइड, और इसको एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम मुझे सोडियम थायोसल्फाइड ऐसे कुछ इसका नाम होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ निर्मित होता है जब हम सल्फ़र को एक्वस में, मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एक्वस मतलब जलीय, मतलब जेल टाइप का, उसमें मिलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमें ये मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम और मैग्नीशियम के गुण समान है क्योंकि। तो देखिए, इसके समान होने के बहुत सारे यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में दे रखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानताएं कुछ नीचे दी गई हैं। दोनों में समान ध्रुवीकरण शक्ति होती है। लिथियम और मैग्नीशियम में आयनों का आकार लगभग बराबर होता है। आप एक टेबल देखिएगा, उसमें दिया है, उन दोनों में आकार जो है, त्रिज्या जो है आयनों का, वो बिल्कुल क्या है, लगभग बराबर है। ये दोनों धातु होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार हैं और इनके फ्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट अघुलनशील होते हैं। ठीक है, सोडा लाइम है।
ये तो यहाँ का नोट्स नहीं है, नॉर्मली आ गया है। देखिए सोडा लाइम जो होता है उस कब बनता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शंस कराते हैं तो हमें सोडा लाइम मिलता है। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये नोट किसी और चीज़ का है, इसको मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग मिल जाएगा। क्षार धातुओं के आयन रंगीन तथा प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं? तो इसका अगर ऑप्शन कुछ भी हो पहले समझिए कि क्या होते हैं। कैसे? प्रतिचुंबकीय किसको कहेंगे और अनुचुंबकीय किसको कहेंगे? तो जब हम क्षार धातुएं लें, जैसे कि यहाँ पे ये क्षार धातुएं ली गई हैं पूरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम नहीं लिया गया, इतना ही मैं अपना काम चल गया। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखने के बाद इनके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये वो ग्रुप नंबर 1 में है। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिचुंबकीय हम तब कहेंगे जब युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, आयन का युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। और आयन का अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगहीन होगा, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होगा। और अयुग्मित होगा, जोड़ा नहीं होगा, तो रंगीन होगा। तो यहाँ पे अपने पास एक होने के कारण, लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ये जब आयन बनते हैं तो अपना ये खाली कर देते हैं। और खाली करने के कारण इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक खाली हो जाता है तो क्या हो जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसलिए ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाला जो है खाली कर दिया, जब खाली कर दिया तो यही बच गया ना 2s, जो कि युग्मित है, पेयर में है, इस वजह से क्या होता है, ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा ये क्लास चलता ही रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।